तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस क्लास के अंदर। यह आपका CDP का प्रैक्टिस सेशन का प्रीवियस ईयर सीरीज का क्लास नंबर 4 है। इससे पहले मैंने CDP का 3 क्लास आपको ऑलरेडी करवाया हूँ। उसके साथ साथ आपका हिंदी पेडागोजी, EVS NCERT EVS पेडागोजी, यानी कई सारे ऐसे क्लास हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन सबको मैंने कंप्लीट इस चैनल पे ही करवा दिया हूँ। तो अगर आप सबों ने उन सब वीडियो को नहीं देखा है, आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया, रिवीजन नहीं किया है, तो आप जाइए, प्लेलिस्ट बनाया गया है। 2 प्लेलिस्ट बनाया है सीटेट दिसंबर 2024 के लेकर के। एक में जितने भी टॉपिक आते हैं, चाहे वो हिंदी का हो, मैथ का हो, CDP का हो, EVS का हो, उसको डाला गया है। और एक में जितने प्रैक्टिस सीरीज चलवा रहा हूँ मैं सभी विषय का, उसमें डाला गया है। तो जा करके आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी साथी ज़्यादा समय तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज के क्लास में हम CDP का 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए इसी के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले उससे छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे उससे पहले हम कि आप अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम तक यहाँ पे क्लास चलने वाली है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ए ऑप्शन है, विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। देखते हैं क्या विकास एक आयामी होता है, देखते हैं आगे जा कर के हम। बी का विकास नीचे से ऊपर से नीचे की ओर और केंद्र से बाहर की ओर होता है। ठीक है, यानी कह रहा है कि विकास नीचे से ऊपर, यानी पहले ऊपर से नीचे, पहले सर की ओर होता है, पहले यानी सर का विकास होता है, फिर धीरे धीरे आपका पैरों का विकास होता है। तो ये मुझे देखने में सही लग रहा है। दोनों का हम समझा देते हैं, थोड़ा समय दीजिए। जैसे ऊपर से नीचे, तो छोटा बच्चा जो होता है, देखते हैं जो शिशु होता है, नवजात, वो पहले अपने सर को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। जब उसका सर कंट्रोल में आता है तो उसके बाद ही चलना शुरू करता है। यानी पहले क्या करता है, उसका सर में कंट्रोल आता है। जैसे आपके आसपास में बच्चा होगा, आपके घर में बच्चे होंगे, तो कहते हैं हमारे बुजुर्ग, यानी हमारी मम्मियाँ, दादी, चाची जो भी होते हैं, कि थोड़ा सा बच्चा अगर गोदी लेते हैं तो कि थोड़ा मूड़ी पकड़ लेना। यानी शुरुआती में उसको मूड़ी पर ज़्यादा ध्यान देते, क्योंकि मूड़ी पर कंट्रोल उसका नहीं होता है। जब मूड़ी पर कंट्रोल होता है उसका बैठना शुरू करता है, उसके बाद लास्ट में वो चलना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब है कि ऊपर से नीचे की ओर होता है। एक पहला सिद्धांत समझिए, विकास का 2 सिद्धांत है। ठीक है, सर से पैर, उसके बाद केंद्र से बाहर। दूसरा, केंद्र से बाहर की ओर कैसे होता है? तो बच्चा पहले, अगर छोटा बच्चे को फुटबॉल देंगे तो देखते हैं पूरा बॉल पकड़ेगा फुटबॉल, तो पेट में लगा करके पकड़ता है। ठीक है, उसके बाद फिर धीरे एक हाथ पकड़ना शुरू करता है, बड़ा होता है तो इस प्रकार से केंद्र से बाहर की ओर भी होता है। और देखिए, अगर विकास डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, अगर अभी तक नहीं है तो जाइए, आपको वृद्धि और विकास करके एक चैप्टर भी है जो मैंने इसी चैनल पर करवाया हूँ। तो ये सही है, भी क्या है, बी सही है कि विकास कैसा होता है, ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि कई दिनों से यही कलर है। सी है, विकास आनुवंशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है। यानी सी कह रहा है विकास क्या है, आनुवंशिकता और संपोषण, यानी वातावरण या पर्यावरण या फिर पोषण कर सकते हैं, से प्रभावित होता है। तो तीसरा भी सही है कि विकास क्या होता है, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट होता है, अर्थात आनुवंशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है। डी है, विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। विकास क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। और वाइगोत्स्की भी क्या मानते हैं कि बच्चे का विकास कैसे होता है, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो इस प्रकार से तीनों सही हो गया। तो गलत क्या हो गया, पहला ही गलत हो गया। बट हमें से क्या पूछा है कि विकास का सिद्धांत नहीं है, तो पहला ही हमें विकास का सिद्धांत नहीं है, इसलिए एक का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 2 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? शीर्षगामी, ठीक है, अभी बताएं, शीर्षगामी और अधोगामी। ए है गामक विकास, बी है भाषा विकास, सी है संज्ञानात्मक विकास, डी है नैतिक विकास। तो शीर्षगामी यानी सर से पैर की ओर,
तो क्या उसमें भाषा का विकास होता है? बच्चा क्या करता है? चलना शुरू करता है, गति करता है। गामक यानी गति का विकास, यानी उसका शरीर का विकास, बाहरी भागों का। तो शीर्षगामी सिद्धांत किस विकास किस क्षेत्र पर लागू होता है? तो गामक विकास के क्षेत्र पर लागू होता है। 2 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे हम। 3 नंबर प्रश्न है, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? ए है जन्म पूर्व का समय, बी है प्रारंभिक अवस्था, सी है मध्य बचपन, डी है युवा अवस्था। तो भाषा विकास के लिए सबसे बढ़िया अवस्था उसको बोलते हैं प्रारंभिक अवस्था। क्या बोलते हैं उसे हम? प्रारंभिक अवस्था बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम 4 नंबर प्रश्न की ओर। चलिए 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसे बच्चे अपने व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाता है? क्या हो रहा है? कहाँ प्रारंभ होता है? तो परिवार में प्रारंभ होता है। कहाँ प्रारंभ होता है? परिवार में प्रारंभ होता है। और उसमें क्या करता है? बच्चा अपना व्यक्तिगत पहचान को जानता है कि मैं कौन हूँ, ठीक है। और वहाँ से क्या करते हैं? भाषा सीखते हैं। कहाँ सीखते हैं? ध्यान दीजिए, इस वर्ड को ध्यान देना है, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे। कह रहा परिवार, वहाँ से आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे ऑप्शन ए है प्रारंभिक समाजीकरण, डी है द्वितीयक समाजीकरण, सी है प्रच्छन्न अव्यक्त समाजीकरण, डी है सक्रिय समाजीकरण। तो जो बच्चा परिवार से जो प्रारंभ होता है उसे हमेशा क्या कहेंगे? प्रारंभिक कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रारंभिक कहिए, प्राथमिक समाजीकरण कहिए। जहाँ परिवार से समाजीकरण के बाद जुड़ जाए तो हमेशा प्रारंभिक आ जाएगा। बाकी उसके अलावा दुनियादारी जितना भी आएगा सब कुछ, सब क्या आएगा? सब द्वितीयक में आएगा। लेकिन जैसे परिवार से जुड़ गया, प्रारंभ जो कहाँ से प्रारंभ हो रहा है? तो परिवार से वह प्रक्रिया आरंभ हो रहा है, तो उस समाजीकरण क्या कहेंगे? उसे प्रारंभिक समाजीकरण कहेंगे, प्राथमिक समाजीकरण कहेंगे। तो इस प्रकार से 4 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। लॉरेंस कहलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लॉरेंस कहलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? किस पे? ध्यान दीजिए यहाँ से, नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित, किस पे? सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। तो ए कह रहा है पूर्व पारंपरिक चरण, बी कह रहा है पारंपरिक चरण, सी उत्तर पारंपरिक चरण, डी परवर्ती पारंपरिक होता नहीं है। ए कोई चरण ही बताया था, उन्होंने बताया था पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक, ठीक है। यानी समाज पर क्या कर रहा है? समाज पर डिपेंड है, तो उसको कहेंगे पारंपरिक चरण। क्या करेंगे हम? पारंपरिक चरण। तो 5 का भी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? देखिए पियाजे ने 2 चीज़ बताया था, एक आत्मसातकरण और एक समायोजन, जिसको समावेशन भी कहते हैं। पूछ रहा है कि नई दृष्टिकोण को शामिल करना है। क्या करना है? शामिल करना है। इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, कोई बदलाव नहीं करना है। 2 चीज़ है, देखिए इसका पहले आंसर बता देते हैं क्या हो जाएगा कि ज्ञान में शामिल करना क्या कर रहा है? सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे आत्मसातकरण, आत्मसातकरण। लेकिन समायोजन यहाँ पे थोड़ा सा ना छूट गया है, समायोजन। एक उन्होंने बताया था समायोजन, एक बताया था समावेशन, ठीक है। एक समायोजन, दूसरा आत्मसातकरण, सॉरी। तो आत्मसातकरण उसे कहेंगे कि जो पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को हम जोड़ देते हैं, तो आत्मसातकरण हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही पूर्व ज्ञान में बदलाव करते हैं और तब कोई चीज़ को जोड़ते हैं, तो उसे कहते हैं समावेशन। उसमें क्या कर रहे हैं? मिलावट कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहीं पे बहुत कन्फ्यूज होता है। ये जो पॉइंट है हमेशा पूछता है समायोजन या समावेशन और दूसरा आत्मसातकरण। तो जहाँ पे आपको लगेगा कि क्वेश्चन में बदलाव के बारे में कह रहा है कि उसने कुछ ने अपना स्कीमा में बदलाव किया, ज्ञान में बदलाव किया, पूर्व ज्ञान में बदलाव किया है, जहाँ बदलाव मिलेगा तो वहाँ समायोजन या समावेशन होगा। लेकिन अपने ज्ञान में क्या कर रहा है? शामिल कर रहा है, ज्ञान में नई दृष्टिकोण, पियाजे सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को जोड़ रहा है, ये नया ज्ञान को जोड़ रहा है, कोई बदलाव नहीं कर रहा है। जहाँ बदलाव नहीं होगा वहाँ पे होगा आत्मसातकरण।
तो इस प्रकार से 6 का सी ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। 7 नंबर प्रश्न है, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक है। मीना क्या है? एक लड़की है, क्या करे, शब्दों को प्रयोग करने लगी है और यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक होते हैं। अब तर्क करने लगी है। आप क्वेश्चन में बातों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक एक शब्दों को तर्क करने लगी है, परंतु प्रतियों को संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। क्या कर रही हो? देखिए, समझ रहा है, प्रतीक को जान रही है, समझ रही है कि शब्द का वस्तुओं का प्रतीक होता है, ठीक है, और तर्क भी कर रही है, लेकिन संप्रतियों को संरक्षण नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि संरक्षण करने का जो एज होता है मूर्त संक्रियात्मक, संरक्षण नहीं कर रही, यानी मूर्त संक्रियात्मक नहीं आया है। उससे पहले का एज क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक यानी 2 से 7 साल के एज है बच्चा क्या करता है? तर्क भी करता है, ठीक है, वस्तुओं को प्रतीकों को समझ लेता है, लेकिन संरक्षण नहीं करता उसमें, क्योंकि जीववाद की कमी आता है, क्रमबद्ध नहीं कर सकता, सजा नहीं पाता है, अपलटावे गुण भी नहीं आता है। ये सब इसका खासियत है पूर्व संक्रियात्मक का। 2 से 7 साल प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो 7 का ये ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक का। चलिए बढ़ते हैं आगे हम 8 नंबर प्रश्न की ओर। समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्य किसने दिया था? समीपस्थ विकास का क्षेत्र का संप्रत्य किसने दिया था? तो ए है जेरोम ब्रूनर, बी है डेविड ऑस्वेल, सी है रॉबर्ट एम गायने, डी है लेव वाइगोस्की। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र लेव वाइगोस्की ने दिया था। किसने दिया था? लेव वाइगोस्की ने दिया था, ठीक है। ZPD इसको बोलते हैं, जिसको कहते हैं क्या? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? किसका? तो लेव वाइगोस्की का। यह अधिगम एक अंतर्मन प्रक्रिया। क्या है अधिगम? क्या है? एक अंतर्मन प्रक्रिया है। बी अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। सी अधिगम उत्पत्ति मूलक क्रमादेश है। डी अधिगम एक अक्रमबद्ध प्रक्रिया जिसके 4 चरण होते हैं। इन्होंने चरणों की बात नहीं किया था, ठीक है, ना कोई अवस्था की बात किया था। इन्होंने अधिगम क्या बोला था कि अधिगम क्या है? सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक क्रिया है। बच्चा समाज से सीखता है, संस्कृति से सीखता है। तो जहाँ लेव वाइगोस्की साहब रहेंगे वहाँ पे सामाजिक और संस्कृति की बात हमेशा सत्य रहेगा। तो 9 का 20 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे हम 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न है कि एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? कौन सा विकल्प? दूसरा, कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? ए है विधि का उदाहरण है। क्या पूछ रहा है? फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए। निरंतर व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं का आयोजन, मौखिक दंड का प्रयोग, सी है एक ही रूपी मानकीकृत पाठचर्या, डी है केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर, केवल तो निगेटिव है लेकिन पूरा पढ़ लेते हैं, अधिगम के मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। तो देखिए यही ध्यान देना चाहिए। अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है थोड़ा सा उसका लेवल अप गया है। जैसे पहले क्या पढ़ते थे लोग 2020 से 21 तक, जहाँ केवल वर्ड मिलेगा 20 तक, 19-20 मान सकते हैं, 19 में तो 20 में तो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, 19 तक, कि जहाँ पर केवल वर्ड रहेगा वो समझिए निगेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप गच्चा खा जाएंगे, ठीक है। आपको पूरा पढ़िएगा तो समझ में आएगा। क्या करा कि देखिए, कौन सा विकल्प प्रगतिशील कक्षा में, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का सही उदाहरण है? तो इसमें कह रहा देखिए, इसमें कह रहा कि केवल अधिगम के मूल्यांकन के स्थान पर, अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना है। किसके लिए? अधिगम के लिए मूल्यांकन। यानी मूल्यांकन किसके लिए करेंगे? ना कि हम अधिगम का मूल्यांकन करेंगे कि बच्चा कितना सूखा है, हम मूल्यांकन इसलिए करेंगे ताकि उसका अधिगम हो सके। तो ये सबसे बढ़िया ऑप्शन यही है, ठीक है। तो 10 का डी ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 11 प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि
बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा का पूर्वगामी है। यानी क्या करा, फिर से समझिए, कौन मानता है, इसमें कौन सा सिद्धांत जो समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा का विकास का पूर्वगामी है। यानी पहले क्या होता है, विकास होता है, उसके बाद भाषा आता है। तो ये जीन पियाजे मानते हैं। कौन मानते हैं? जीन पियाजे मानते हैं। डायरेक्ट बता दे रहे हैं आपको हम। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे में विकास पहले होता है, बाद में भाषा आता है। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे में भाषा पहले आता है, विकास बाद में आता है। इनफैक्ट वहाँ तक ये भी कहते हैं कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा बहुत ज़्यादा मदद करती है। ये वाइगोत्स्की मानते हैं। पर जीन पियाजे कहते हैं कि इससे मतलब नहीं है, क्योंकि बच्चे में पहले विकास हो जाता है, उसके बाद क्या आता है, भाषा का विकास होता है। तो 11 का यहाँ पर समझिएगा कि जहाँ पहले विकास बोलेगा, क्या कर, देखिए, संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है। यानी जो दिमाग का विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, वो सांकेतिक भाषा विकास यानी भाषा के पूर्वगामी, यानी पूर्व में पहले हो जाता है। यानी विकास पहले होता है, भाषा बाद में आता है। ये जीन पियाजे कहते हैं। लेकिन इसके उल्टा कहते हैं वाइगोत्स्की कि बच्चे में पहले भाषा का विकास होता है। और यहाँ तक वो भी कहते हैं कि बच्चे जो है से भाषा विकास से मदद करता है, सहयोग करता है, हेल्प करता है संज्ञानात्मक विकास में। ठीक है। तो 11 का यहाँ पे इस प्रकार से ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है कि जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? कौन सी विधि उचित नहीं है? क्या कर रहा है? जेंडर रूढ़िवादिता को, जेंडर स्टीरियोटाइप को क्या कर रहा है? रोकने की कोशिश कर रहा है। ये है जेंडर पक्षपात को चुनौती देना। तो जेंडर पक्षपात को चुनौती देने से क्या हो जाएगा? इससे जेंडर रूढ़िवादिता रुक सकता है। बिल्कुल सही है। दूसरा है कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठने की व्यवस्था करना से जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना। जेंडर भेदभाव पर चर्चा करें, इससे बच्चा क्या होगा? जेंडर रूढ़िवादिता बच्चा सीखेगा कि जेंडर रूढ़िवादिता नहीं होता है, गलत चीज़ है। ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिसमें लड़के और लड़कियों गैर परंपरावादी भूमिकाओं में जुड़े हो। यानी ऐसे उदाहरण का प्रयोग करें जिसमें क्या होगा? लड़का जैसे है, लड़का झाड़ू पोछा कर रहा है, लड़की साइकिल चला रही है, काम से आ रही है, टैक्सी चला रही है, बस चला रही है। तो ऐसे ऐसे में अगर शामिल करेंगे गैर परंपरावादी, क्या परंपरा क्या बन गया कि लड़की जो है घर का काम करेगी, लड़का जो है बाहर का काम करेगा। लेकिन गैर परंपरावादी यानी जो परंपरा से बिल्कुल उल्टा, तो इससे क्या होगा? बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता का खत्म हो सकता है। लेकिन ये जो अलग अलग बैठाएंगे, कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करेंगे, तो इससे जेंडर रूढ़िवादिता को रुकेगा नहीं और बढ़ावा मिलेगा। कि एक दूसरे के प्रति हीनता आएगा कि लड़का है, वो लड़की है, वो ये नहीं कर सकता है तो तुम वही नहीं कर सकती, इसलिए तुमको अलग बैठाया गया है। ठीक है। तो 12 का भी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हमको जेंडर का बढ़ावा नहीं देना, हमें उसको रोकना है। चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। चलिए सही है, आ गया है 13 नंबर प्रश्न। थोड़ा सा लंबा है लेकिन कोई नहीं, अच्छा प्रश्न है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से कर पाएंगे आसानी से। पारो अपनी पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है, जहाँ पर वह लकड़ी के ब्लॉक यानी टुकड़ों को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। क्या करते हैं? सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल में ही EWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला है, जहां पर शैक्षिक अपेक्षाओं खासकर गणित की सामना करने में समर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक क्या करना चाहिए? यानी उसे क्या हुआ है? पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिल गया। ठीक है। उसमें क्या हो रहा है? वहाँ पे जो गणित है यानी शैक्षिक अपेक्षाओं, उसको सामना करने में क्या है? थोड़ा समस्या हो रहा है। तो अब एक शिक्षक वहाँ पे क्या करना चाहिए? ये पारो को कहना चाहिए कि उसे पढ़ने की क्षमता नहीं है। तो देखिए, बच्चे की क्षमता सभी के अंदर होता है, बस उसे सही तरीक़ा से यूज करवाना आना चाहिए आपको। पारो को परीक्षाएं देनी चाहिए, पारो को परीक्षाएं देना चाहिए, दोहराव और वेधन को बढ़ावा देना चाहिए। तो वेधन तो करवाना नहीं है, रट्टा मरवाना नहीं है। सी है पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए। यहाँ मुझे सही लग गया। क्या हो गया कि पाठ्यक्रम को पारो के प्रासंगिक, यानी पारो को जैसा पाठ्यक्रम चाहिए, जैसा पढ़ के आइए उसी के अनुसार बनाइए, ताकि वह धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ठीक है। ना कि डायरेक्ट उसे कह रहे हैं कि आपको पढ़ने की तुमको क्षमता नहीं है और तुम इसको रट क्या हो, वेधन करो, बेर पढ़ो, बार बार इसी को पढ़ो। ये प्रासंगिक बनाना चाहिए। और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभवों को समावेशन करना चाहिए। यानी बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इसमें क्या करेंगे? जो पारो का जो है उसके अनुसार ही अध्ययन सामग्री को हम प्रासंगिक बनाएंगे, उसके अनुसार ही बनाएंगे। और जो पारो बाहर सीखी है, किसके द्वारा? ब्लॉक टुकड़ों द्वारा किसी चीज़ को मापती है,
उसका हमें समावेशन करना चाहिए। ठीक है, तो 13 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन डी भी पढ़ लेते हैं कि पारों को घर पर सीखे ज्ञान को रखने के लिए करना चाहिए। घर पर सीखे ज्ञान को रखने के लिए यानी विद्यालय से बाहर रखने के लिए कहें कि नहीं नहीं तुमको विद्यालय में नहीं लाना इस ज्ञान को, इसका यहाँ पे यूज नहीं करना है, तो ये भी गलत है। तो इस प्रकार से 13 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल हैं? ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि का मूल है? ए है अंतर्व्यक्तिक, बी है अंतराव्यक्तिक, सी है भाषिक, डी है स्थानिक। क्या करा? ध्वनि, लय और शब्दों, जो शब्द को पकड़ उसको रहेगा उसको बोलेंगे भाषिक बुद्धि। इसमें क्या है? उसके पास भाषिक बुद्धि बहुत ज़्यादा है, यानी भाषा के ऊपर पकड़ है, तभी तो वो क्या बनेगा? आगे जाकर राइटर बनेगा, गायक बनेगा, लेखक बनेगा। तो 14 का सी ऑप्शन से हो जाएगा भाषिक। चलिए बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि सबसे उपयुक्त रहेगी? कैसा कक्षा है? तो सामाजिक संरचनात्मक कक्षा है, तो उसमें आकलन की सबसे बढ़िया विधि क्या रहेगी? ये है सहयोगी परियोजित कार्य। मुझे ये सही लग रहा है, ठीक है, क्योंकि सहयोगी परियोजित कार्य यानी एक साथ सीखेगा, लोग आकलन करेंगे तो सहयोगी सब सीखेगा दूसरे से। बट हम पढ़ेंगे एक शब्दोत्तर वाले वस्तुपूरक प्रश्न, तो हमें संरचनात्मक कक्षा है तो उसमें एक नहीं मल्टीपल शब्दोत्तर वाले, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट नहीं, यानी सिकुड़ता हुआ सोच नहीं, हमें फैलता हुआ सोच में से ज़्यादा वर्ड आए। वन वर्ड में तो केवल आसान से दे देगा वो, उससे कहाँ से उसका विकास होगा, कहाँ से जानकारी मिलेगा आकलन का सबसे बढ़िया से? मानक परीक्षण या स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं, मात्र स्मरण रट्टा वाला सिस्टम नहीं है। तो हमें आकलन सबसे बढ़िया क्या रहेगा? सहयोगी प्रयोजित कार्य, सहयोगी प्रयोजित कार्य करेंगे आकलन के लिए। तो 15 का ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। कहा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है? यह अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों के साथ मूल्यांकन करना, उनकी सहायता करना। बी है अंकों, ग्रेड एवं अन्य प्रकार के छात्रों को उपलब्धि का सतत तुलना करना। तो मूल्यांकन इसलिए नहीं करते हमेशा कि ताकि एक दूसरे को तुलना कर सके। बी कह रहा है कि सी कह रहा है कि निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल परीक्षा लेना। पेपर पेंसिल टेस्ट औपचारिक नहीं लेंगे हम, ऐसा नहीं कि क्लास के लास्ट में ले लेंगे मूल्यांकन, तब उसे सतत और व्यापक मूल्यांकन कहेंगे। सतत मतलब क्या होता है? लगातार, ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ उपयोग करेंगे। क्या करेंगे? पढ़ाई के साथ साथ मूल्यांकन करेंगे हम, ना कि लास्ट में या तुलना करने के लिए। डी है समय समय बच्चों को स्मरण और प्रत्यावरण की योग्यता पर का मापन करना। तो स्मरण याद करने की क्षमता का मापन करना नहीं है। हम सतत और व्यापक मूल्यांकन सतत इसलिए करते हैं ताकि वह उसको अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों के साथ साथ मूल्यांकन करना है, उनकी सहायता करने के लिए हम सतत मूल्यांकन करते हैं। और सतत का पर्याय भी है कि सतत मतलब लगातार, अध्यापन के दौरान ही होगा सतत मतलब। तो 16 का ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। शिक्षार्थियों के किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? यानी बालक को, शिक्षार्थी को हम किस प्रकार के लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए हम प्रोत्साहित करेंगे, इनकरेज करेंगे हम? ए है परिवीनता अभिमुखी लक्ष्य, बी है सफलता से बचने वाले लक्ष्य नहीं है, इसलिए नहीं उसको हम कहेंगे कि तुमको फेल नहीं होना इसलिए पढ़ना है। असफलता स्वीकार ऐसे, इसलिए नहीं कि असफलता सत्य है, असफल होगा ही, टेंशन न लो, तुम पढ़ो या नहीं पढ़ो, क्योंकि असफलता स्वीकार नहीं है, गारंटी नहीं कि सफलता आएगा। मेहनत करेगा तो सफलता तो आना ही है, क्योंकि जितने लोग सफल होते हैं, जो मेहनत करते हैं सफल तो होते ही हैं। ऐसा तो नहीं कि 100 में 100 लोग फेल होते हैं, और 100 में 100 फेल कब होंगे? जब थोड़ा सा उतना मेहनत नहीं किए। यानी सफलता अनिश्चित नहीं है, सॉरी निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। इन कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कि इसको सुधार नहीं किया सकता, सफलता पर हम सुधार कर सकते हैं। आत्म पराजित लक्ष्य यानी कि तुम खुद से पराजित, अपने खुद से मनोबल डाउन करवा देंगे, ठीक है, निर्धारित करने के लिए ये सब नहीं है। हमें लक्ष्य कैसा निर्धारित करना है? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य, यानी सीखने के लिए, ठीक है, पढ़ो तो किसके लिए? उसमें अब महारत हासिल करो, प्रवीणता लाओ,
उसको अच्छे से सीख लो। हमें ऐसा सिखाना, ना कि एग्जाम पास करने के लिए सिखाना है। तो 17 का ये ऑप्शन बिल्कुल जाएगा, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य। चलिए बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है? समावेश का नियम है, ये है विभेदन या भेदभाव। देखिए समावेश मतलब मिलाना, समावेशित करना, ठीक है। उसमें भेदभाव करेंगे तो समावेश हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। मानकीकृत अनुदेश यानी फिक्स अगर अनुदेश निकालेंगे सभी के लिए तो क्या समावेशन हो पाएगा? जब किसी को ज़्यादा आवश्यकता है, किसी को कम आवश्यकता है, एक प्रकार का बताएंगे तो कभी समावेशन हो नहीं पाएगा। ये दोनों गलत हो गया। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना, तो समावेश का नियम कहता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का स्वीकार करना है। सभी में क्या हुआ? व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाएगा। किसी को मैथ नहीं आएगा, किसी को हिंदी नहीं आएगा, लेकिन किसी को तो कुछ आएगा। तो सभी में क्या होता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता होता है। तो समावेश करने के लिए हमें इनको स्वीकार करना होगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को। पृथक्करण और नामांकित करना, फिर से पृथक्करण करेंगे तो समावेशन नहीं हो पाएगा। तो 18 का सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम 19 नंबर प्रश्न की ओर। करा कि एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे क्या करना चाहिए? ये बच्चा क्या है? दृष्टिबाधित यानी कम देख पाता है। तो ये है घर पर शिक्षा प्राप्त करने के प्रयत्न करा जाना चाहिए। तो फिर तो समावेशी शिक्षा कहेंगे नहीं। जब अगर कम देख रहा है तो उसे कह दें कि नहीं नहीं नहीं, जाओ तुम घर पे ही शिक्षा प्राप्त करना, ये गलत है। उसे एक अलग संस्थान में रखने की जरूरत है, गलत भी है। क्योंकि समावेशी शिक्षा का था कि एक ही छत के नीचे सभी का शिक्षा, चाहे वह आंशिक रूप से दिव्यांग हो, चाहे देखने में समस्या हो, चलने में समस्या, बोलने में समस्या, लिखने में समस्या हो, किसी भी प्रकार का समस्या है तो एक ही छत के नीचे हम शिक्षा देंगे और उनको व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान भी देंगे हम। समावेशी प्रावधानों का पालन करने हेतु तो नियमित स्कूल में जाना चाहिए। डी है, बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में डालना चाहिए ताकि उसकी स्थितियों को जूझने की क्षमता विकसित हो। यानी हम ऐसा करेंगे, नियमित में डालेंगे लेकिन बिना किसी प्रावधान के नहीं। विशेष आवश्यकता हमको ध्यान देना है ना, उसको आवश्यकता ज़्यादा का है तो उसके लिए थोड़ा सा हम अलग TLM का यूज करेंगे, टीचर लर्निंग मटेरियल को करते हैं। जैसे कम दिख रहा है तो उसको क्या कर ब्रेल लिपि का यूज करवा सकते हैं। तो ये सही था कि देखिए यहाँ पर था ना कि विशेष प्रावधान बिना हटा देता हो जाता कि विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए, लेकिन फिर यहाँ करा कि ताकि उसकी स्थितियों से नहीं, ताकि वो अपनी स्थितियों से जूझे नहीं, वो अपने उससे सीखे, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। तो सही होगा कि समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले, यानी जो समावेशी प्रावधान को पालन कर रहे हैं, यानी जो समावेशी की आवश्यकता को पूरा करता है। जहाँ पे जो कम चलने में समस्या है उनके लिए स्कूल का जो क्लासरूम में नीचे बना दिया जा रहा है ग्राउंड फ्लोर पे। जिनको देखने में समस्या है उनके लिए कोई टच करने वाला मटेरियल लगा दिए हैं, बड़ा बड़ा बोर्ड पे लगा दिए, लिखवा दिए हैं। ये जिनको सुनने में, जैसे जिनको देखने में समस्या उनको सुनने वाला शिक्षा से पढ़ाएंगे हम, सुना करके, ठीक है। तो आंशिक रूप से जो नहीं देख सकते क्या करेंगे हम? समावेशी प्रावधानों वाले पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए। इस प्रकार से 19 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली में सृजनात्मकता में सहायक होगी? किसमें सृजनात्मकता में सहायक होगी? ये है कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना, यानी बच्चा जो कल्पना कर रहा है उनको उत्तर को भी स्वीकारेंगे तब सृजनात्मकता आएगा। तो बिल्कुल सही है, अगर उनका हम कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारेंगे तभी तो आगे और कल्पना करेंगे। दूसरा है विचार मंथन पर बल देना, यानी मंथन यानी विचार करने पर बल देंगे, भी सही है, तभी सृजनात्मकता आएगा। उसके बाद सी कह रहा है कि अभी सारे चिंतन पर बल देना, एक गलत हो गया। सृजनात्मकता के लिए हम अभी सारे नहीं, अब सारे चिंतन पर बल देंगे, ठीक है। उसके बाद है असहमति के प्रति सहनशीलता, ये भी सही है कि असहमति के प्रति सहनशीलता होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा सृजनात्मकता कक्षा के लिए? सही हो जाएगा 1, 2 और 4। तो 1, 2 और 4 डी में है, 1, 2 और 4 डी ऑप्शन में है। तो इस प्रकार से बी का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। सॉरी, कह रहा कि एक स्वैर चिंतन यानी आत्म विमोह वाले छात्र जो आयोजित सत्र के सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है उसकी सहायता करने के लिए निम्न से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? देखिए कौन सा अनुरूप नहीं है। एक सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना,
तो क्या कर रहा है, देखिए जो कि सामूहिक क्रियाकलापों करने में कठिनाई का सामना कर रहा है, उसकी सहायता करने कौन सा सही नहीं है। तो ये तो है कि जो समस्या का सामना कर रहा है उसको प्रत्यक्ष उपयुक्त प्रत्यक्ष लिखित सामग्री देंगे ताकि वो देख के कर सकें, क्योंकि उसकी समस्या क्या है, स्वैर चिंतन आत्मविवेक खुद में खोए रहता है, ठीक है। और उसको हम अगर सामूहिक करवा रहे हैं तो समस्या और उसका आवश्यकता पूरी करेंगे, हम उसको सहायता करेंगे। डी है, बच्चे को कम शोर वाले विश्रांत वातावरण में युग्म कार्य करने की अनुमति देना। बच्चे कहें कम शोर कम करो, वहाँ पे वातावरण में काम करने की अनुमति देंगे क्योंकि खुद में खोए रहता है। बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना, फिर ये गलत हो जाएगा। और यही पूछा है हमसे कि हमें समावेशी करना है, तो भाई क्या उसको अलग स्कूल में भेजेंगे? नहीं, हमें समावेशी शिक्षा वाले स्कूल में भेजेंगे जहाँ पे उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति किया जाएगा। तो ये सब क्या कर रहा है, आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। सामान्य कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेना, हाँ तो उसको मदद कर सकते हैं उसी कक्षा में जिसका ज़रूरत है, वहाँ पे ट्यूटर उसको मदद कर सकते हैं, लेकिन उसे विशेष स्कूल में नहीं भेजेंगे। तो 21 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए। यानी प्राइमरी क्लासरूम है तो या किसी भी क्लासरूम में शिक्षकों को प्रश्न पूछने के लिए से होगा, ठीक है। पूछने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। क्लासरूम में बच्चा को शिक्षक से प्रश्न पूछने का अधिकार है, पूछ सकता है, उसके लिए हमें प्रोत्साहित करना कि तुम पूछ सकते हो। तो 22 का ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, कथन और कारण है। ये समझ गए तो फिर ऑप्शन तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। पहले समझ लीजिए, कथन ए कहता है विद्यालयों को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर, यानी कह रहा है कि जो पाठ्य पुस्तकों को याद करने और पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर, यानी उसके स्थान पर अपनी आवाज़ उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने के प्रश्न वाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। यानी ये बात बिल्कुल सही कहा है कि हमें पाठ्य पुस्तक याद करने की जगह पर हम क्या करेंगे, हम वाद विवाद क्रियाशील होने के लिए और साथ में समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करने के लिए हम इनकरेज करेंगे, उसको अपनी क्षमता विकसित करना चाहिए। उस सबका किसके लिए, तो जिज्ञासा शांत करने की, क्रियाशील होने की, प्रश्न पूछने की, वाद विवाद करने की, ये सब क्षमता विकसित होना चाहिए, ना कि उसको रटना चाहिए और उसको उगल देना चाहिए। तो ये बात सही है, ठीक है। कारण अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है। अधिगम का स्वरूप क्या है, क्रियाशील एवं सामाजिक है, यानी बच्चा क्या करता है, समाज से सीखता है। तो ए भी सही है, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, और ए आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। इस 23 का ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है कि एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है। किसका, सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है। ए है खंड, बी है अग्रवर्ती आयोजक, सी है स्मृति सहायक, डी है संकल्पना मानचित्र। तो 24 क्या सही हो जाएगा, 24 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए, उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। एक कहता है रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता पिता ने 90% से ऊपर अंक लाने के लिए घड़ी दिलाने का वादा किया था। तो देखिए, अगर बच्चा 90% लाने की कोशिश कर रहा है और जब उसके पिता ने बोला था कि तुमको घड़ी देंगे, तो इसको आंतरिक प्रेरणा नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे बाह्य प्रेरणा। क्या कहेंगे, बाहरी प्रेरणा कहेंगे। प्रेरणा दो प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक, एक होता है बाहरी। बी ग्रूमिंग, गृह कार्य पूरा कर रहा है क्योंकि उसका माता पिता उसे फिर टीवी देखने देंगे, यानी इसमें भी उसका मकसद छुपा हुआ है कि हम जल्दी से होमवर्क कर लेंगे, उसके बाद हम टीवी देखना शुरू कर देंगे। सी है रोमा बहुत सी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर ला करवा अध्यापिका की प्रशंसा करना चाहती है, यानी उसके भी मकसद क्या है, अपना प्रशंसा करवाना। तो ऐसे में हमारे पास डी ऑप्शन से हो जाता है, तो डी ही सही हो जाएगा, स्वाभाविक है। लेकिन क्यों सही होगा पहले समझ लीजिए एक बार। अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोतों का प्रयास कर रहा है क्योंकि वह नई जानकारी लेने में रुचि रखता है। इसमें क्या है, अपनी जानकारी, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए कर रहा है, ना कि किसी मकसद के लिए, दूसरे को खुश करने के लिए या कुछ पाने के लिए कर रहा है।
वो इसलिए तलाश कर रहा है ताकि उसमें वो रुचि रखता है। तो इसे क्या कहेंगे, उससे हम कहेंगे आंतरिक प्रेरणा का, आंतरिक प्रेरणा कहेंगे। तो 25 का डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रकार से। 26वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है? कौन सा नीति छात्रों को चिंता करने में सामना नहीं देती है, नहीं पूछा है हमसे। ए है छात्रों के अधिगम के प्रभावकारी अर्थपूर्ण विधियां सिखाना, तो चिंता का सामना करने में सहायता तो करेगा भाई, अर्थपूर्ण विधियां रहेगा तो। बी है छात्रों को लघु अवधि के यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता, ये भी सही है। छात्रों को अपनी चिंता का अनुभूति स्रोत को पहचानने में मदद करना। कक्षा में छात्रों को प्रदर्शन एक दूसरे से तुलना करना, ये चिंता का सामना करने में सहायता कभी नहीं देगा, क्योंकि छात्रों को तुलना नहीं करना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 26 का डी गलत है और गलत ही हमारा सही है। चलिए बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है कि रचिता एक गणित अध्यापिका है। रचिता क्या, एक गणित अध्यापिका है। अपने छात्रों को भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है। तो इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है, क्या कर रही हो, सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है। तो इसका उद्देश्य क्या है, ऐसा क्यों कर रही है? ये अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को कम त्रुटियों वाले छात्रों से पृथक करने के लिए। ये गलत है, कोई भी ऐसा इसलिए नहीं करता त्रुटि विश्लेषण ताकि हम अलग कर सकें। बी है अधिक त्रुटि वाले छात्रों को दंड स्वरूप अधिक प्रश्न देना। देखिए, यानी हमें दंड देने के लिए हम उसके लिए त्रुटि नहीं ढूंढ रहे हैं, उसका विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। ठीक है। सी है त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न देना, ये भी नहीं है। जबकि त्रुटियां क्या होता है, त्रुटियों को समझने, क्योंकि उसको छात्रों को चिंतन के समझने में मदद करता है। जो शिक्षिका जो है रचिता, वो इसलिए उस पर विश्लेषण कर रही है ताकि समझ में आए कि बच्चा कितना सोच सकता है, वो बच्चा कैसा सोचता है, उसको चिंतन को समझने में मदद मिलेगा और उसी के अनुसार उसको ट्रीट करेगी, उसके अनुसार उसको थोड़ा सा पाठ्यक्रम बनाएगी, उसी को शिक्षा उसी प्रकार से देगी। ठीक है, यानी त्रुटियों को समझना, क्योंकि छात्रों को चिंतन को समझने में मदद करते हैं। तो 27 का डी ऑप्शन सही है। यानी जैसे जोड़ में देखते हैं किसी को, अगर ऐसे है ना 6 4 2 2 9, ठीक है, तो 9 4 13 के 13 पर लिख देंगे, 6 2 8 यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि उसने हासिल को देखा ही नहीं। तब हमें समझ में आया कि नहीं क्या कर रहा है, गलती कर रहा है, हासिल नहीं समझ में आता इसको, तब हम सिखाएंगे फिर हम। चलिए 28वां प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है, यानी एनईपी 2020 किस पर बल देती है? यह परीक्षा के लिए पढ़ना, तो गलत है। वेधन और अभ्यास यानी कि लगातार रटना, ये भी गलत है। स्मरण याद करना, ये भी गलत है। यानी संप्रतीय समझ, यानी शिक्षा किस पे बल देती है, उस पर कहता है कि संप्रतीय समझ, बच्चा इसलिए पढ़े ताकि उसको संप्रत्य का समझ मिले। तो इस प्रकार से 28 का डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। साथियों, आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न है, इसके बाद आपका एक प्रश्न और बच गया है। और आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। चलिए 29वां प्रश्न की ओर। कह बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं, ये है व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेशन द्वारा। तो कि व्याख्यान द्वारा, प्रत्यक्ष अनुदेशन द्वारा बच्चा कुछ सीखता है, अर्थपूर्ण अधिगम करेगा, लेकिन सबसे अधिक पूछा है। ठीक है। बी है पूर्णावृत्त यंत्रित अभ्यास द्वारा, ये यत्रवत नहीं, ये तो नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, लगातार इसको दोहराना नहीं है। सी है जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते थे, ये भी सीखते हैं। डी है कार्य को पूर्ण करने में विभिन्न चरणों का उपयुक्त इनाम दिए जाते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, हमें इनाम के लिए बच्चा अधिक अर्थपूर्ण नहीं सीखेगा। जब उसका इनाम के लिए सीखेगा तो भाई अर्थपूर्ण थोड़ा सीखेगा, वो तो केवल इनाम के पाने के मकसद से सीखेगा। तो सबसे क्या होगा, अर्थपूर्ण कब होगा, जब सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेगा, जब वे कार्यों को क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं। ये भी ठीक है, व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेशन, प्रत्यक्ष उसको सुनाएंगे कुछ तो सीखेगा, लेकिन अर्थपूर्ण पूरी तरह से नहीं सीख पाएगा। अर्थपूर्ण तब सीखेगा जब वह क्या करेंगे, क्रियाशीलता में भाग लेंगे, यानी एक्टिव रहेंगे, क्रियाकलाप में क्रियाशीलता में भाग लेंगे। तो इस प्रकार से 29 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न 30वां प्रश्न की ओर। कह रहा है छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रदान करवाना है और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना बढ़ावा की विधि है।
यानी उसके अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की विधि को क्या कहते हैं? ए है यंत्रवत अधिगम, बी है प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम, सी है अन्वेषित अधिगम, डी है निर्देशात्मक अधिगम। यानी उसे करना स्वनिर्देशित करना है तो उसे क्या कहेंगे? अन्वेषित अधिगम कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम? अन्वेषित अधिगम। तो इस प्रकार से 30 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। तो साथियों आज ये 30 प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। बाकी आप बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने हो सके तो व्हाट्सएप ग्रुप में कम से कम जितने ग्रुप हैं 5 ग्रुप में कम से कम तो शेयर ही कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।